आजच्या सभेचे अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अवस्थी, अजय शुक्लाजी, अनवर, मिलिंद आणि मित्रांनो, घड्याळ समोर आहे. मी फारशी वेळ घेणार नाही, कारण मला माहिती आहे आपण सगळेजण माझ्या सकट आपण अजय शुक्लाला ऐकण्यासाठी या ठिकाणी जमलेलो आहोत, याची मला जाणीव है. त्यामुळे मी 10 मिनट में मैं मेरी बात ख़त्म करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लोग आपको सुनने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि आप अपनी बात डिटेल में रखिए. मैं मराठी और हिंदी इस तरीके से मेरी बात रखने की कोशिश करूँगा. अलीकडे आपण जर विचार केला की अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये जे काही चाललं आहे, 30 तारखेला पेशावरमध्ये एका मशिदीत हल्ला करण्यात आला आणि त्यात 101 जण मेले आणि त्याहून कितीतरी अधिक जण जखमी झाले. गेल्या नवंबरपासून, म्हणजे पिछले 27 नवंबर से अगर हम बात करें, क्योंकि 27 नवंबर तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसका पाकिस्तान की हुकूमत के साथ सीज फायर था और 27 नवंबर को टीटीपी ने ऐलान किया कि हम इस सीज फायर को कंटिन्यू नहीं करेंगे. और तब से लेकर 27 नवंबर से अगर आज तक हम देखते हैं तो रोज़ पाकिस्तान के जो 2 प्रोविंस है, मेनली जो अफगानिस्तान और कुछ ईरान को लगकर जो है, खैबर पख्तूनख्वा जिसको हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के तौर पर जानते थे, वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, ये 2 प्रांत में बड़े पैमाने पर रोज़ करीबन 3-4 जगह पर डे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे फ्रॉम 27 नवंबर. उसके पहले जून महीने में टीटीपी और पाकिस्तान की हुकूमत के बीच एग्रीमेंट हुआ था, सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था. और यह एग्रीमेंट जो हुआ था वो पाकिस्तान को अफगान तालिबान ने करवाया था, तालिबान की हुकूमत ने करवाया था. और वो पूरा जो फेज़ है उसका इस्तेमाल तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपने आप को अधिक मजबूत बनाने के लिए, जास्त शस्त्र मिळवण्यासाठी त्याचा त्यांनी उपयोग केलेला. म्हणजे इतिहासात जर आपण पाहिलं तर ज्या काही दहशतवादी संघटना असतात, मग ते अफगाणिस्तानात असेल, पाकिस्तानात असेल किंवा सीरिया, लिबिया या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर प्रत्येक ठिकाणी या सगळ्या दहशतवादी संघटना एका वेळेस सरकारसोबत सीज फायर करतात. आणि त्या सीज फायरचा उद्देश मुळातच जे काही स्वतःला नुकसान झालेलं आहे त्या नुकसानाची भरपाई करून घ्यायची आणि अधिक शस्त्र मिळवायचे, अधिक दहशतवाद्यांना रिक्रूट करायचं. हे सगळीकडे जगात सीज फायर ॲग्रीमेंटचा दहशतवादी त्याचा उपयोग करत असतात. आणि त्या स्वरूपानं आपण पाहिलं की 27 नोव्हेंबरपासून तिकडे जे काही चाललं आहे. आणि यात एक लक्षात घेतलं पाहिजे की अलीकडे म्हणजे प्रामुख्यानं 30 जनवरी के बाद पाकिस्तान और तालिबान की हुकूमत के बीच काफ़ी उनके बीच वॉर जैसा सिनारियो हुआ. वॉर नॉट इन द सेंस ऑफ फिजिकल, लेकिन आर्गुमेंट के तौर पर, कि जिसमें पाकिस्तान के हुकूमत का कहना है कि 29 फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच जो एग्रीमेंट दोहा में हुआ था उस एग्रीमेंट का वायलेशन हो रहा है. क्योंकि उस एग्रीमेंट में यह बात कही गई थी कि तालिबान उनकी जो ज़मीन है उस ज़मीन का किसी अन्य टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे मुल्क पर अटैक करने के लिए मौका नहीं देगी. पाकिस्तान का कहना था कि उसको वायलेट कर रहे हैं. और हम सब जानते हैं कि अल-कायदा और तालिबान के बीच जो रिश्ते हैं, और आज भी बड़े पैमाने पर अल-कायदा अफगानिस्तान में मौजूद है. अल-कायदाचे अनेक लोक मारले गेले. त्याशिवाय तालिबानच्या विरोधात असलेलं इस्लामिक स्टेट नावाचं जे दहशतवादी संघटन आहे, हे प्रामुख्यानं पाकिस्तानला लागून जलालाबाद आपण जे काही म्हणतो नानगरहार प्रांत आहे, त्या नानगरहार प्रांतात
इस्लामिक स्टेटचं मोठ्या प्रमाणात तिकडे त्यांचं प्रेझन्स आहे, ते हजेरी आहे तिकडे. आणि म्हणून आपण जर पाहिलं की तालिबानची आजची जी काही सरकार आहे त्या सरकारमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं जे काही खातं आहे गृहमंत्रीपद ते जलालुद्दीन हक्कानीकडे आहे. आणि जलालुद्दीन हक्कानी म्हणजे हक्कानी नेटवर्कचा सर्वेसर्वा. सिराजुद्दीन हक्कानी, जलालुद्दीन त्यांचे वडील होते. तर हे सिराजुद्दीन हक्कानी जेव्हा अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर हल्ला केला 9/11 नंतर, त्यांचं सगळेच दहशतवादी पाकिस्तानात आले आणि पाकिस्तानला खैबर पख्तूनख्वा आणि बलुचिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणात ते सगळे दहशतवादी राहिले. त्यातलं हक्कानी नेटवर्क जे आहे ते अफगाणिस्तानमध्ये कुनार नावाचं एक प्रांत आहे, त्या प्रांताचं हक्कानी नेटवर्क. त्या लोकांनी म्हणजे आता नाही पण त्या काळात फाटा नाव म्हटलं जायचं पाकिस्तानमध्ये, फेडरली ॲडमिनिस्ट्रेड ट्रायबल एरियाज. त्यातले 7 एजन्सी आहेत. आता नंतर त्यांना ते खैबर पख्तूनख्वा प्रांतमध्ये मर्ज केलं. त्याबद्दल देखील तहरीक तालिबान पाकिस्तानचा विरोध होता आहे. आणि त्या लोकांनी साऊथ वझिरिस्तानमध्ये येऊन तिकडनं ते अफगाणिस्तानवर हल्ला करायचे. दरम्यान 2014मध्ये मोठ्या प्रमाणात पाकिस्तानात तालिबानने हल्ले करायला सुरुवात केलेली. त्याच्या विरोधात पाकिस्तान लष्कराने कारवाई केली पण हक्कानी नेटवर्क को कहीं टच नहीं किया पाकिस्तान की आर्मी ने, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती थी. इसीलिए हक्कानी नेटवर्क वॉज नेवर टच बाय पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान ISI. यह रियलिटी रही. इसीलिए देखें कि काबुल की इंडियन एम्बेसी पर अटैक हुआ कि जिसमें करीबन 70 लोग, मोर देन 70 पीपल डाइड. उसमें जो हमारे 2 डिप्लोमेटिक ऑफिशियल थे वो भी उसमें मारे गए थे. तो ये चलते रहा. अभी जो पाकिस्तान और तालिबान की हुकूमत के बीच जो चल रहा है कि एक बात, हिलरी क्लिंटन जब अमेरिका की परराष्ट्र मंत्री थी तब उसने एक बात बहुत ही सही पाकिस्तान को कही थी. उसका कहना था कि आप आपके घर के आंगन में अगर सांप को पालोगे तो यह उम्मीद नहीं कर सकते कि सांप सिर्फ बगल के लोगों को ही काटे, वो और लोगों को भी काट सकता है. ये हिलरी क्लिंटन ने उस वक्त जो कहा था वो आज रियलिटी के तौर पर हमको दिखाई दे रहा है. वो जिस तालिबान को, जिस हक्कानी नेटवर्क को बाकायदा ताकत दी गई, वो हक्कानी नेटवर्क आज पाकिस्तान पर अटैक करता हुआ हमको दिखाई दे रहा है. तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो और तालिबान में कोई फ़र्क नहीं है, वो एक ही है, आइडियोलॉजीज एक है. फ़र्क इतना है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लोग हैं वो डुरांड लाइन के इस तरफ के लोग हैं और तालिबान के लोग डुरांड लाइन के उस तरफ के हैं. अभी मसला यह है कि पाकिस्तान चाहती है कि अफगानिस्तान डुरांड लाइन को मान ले, और पाकिस्तान अगर डुरांड लाइन को मान लेती है तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मसले कुछ हद तक खत्म हो सकते हैं. लेकिन आज तक जितनी भी अफगानिस्तान की हुकूमत रही, किसी भी हुकूमत ने इंक्लूडिंग तालिबान, किसी ने डुरांड लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया है. 1994 में नसरुद्दीन बाबर करके पाकिस्तान के मेजर जनरल थे, जो बेनज़ीर भुट्टो की जो सेकंड रेजिम हुई उसमें वो इंटीरियर मिनिस्टर थे, यानी गृह मंत्री थे. तर त्या गृहमंत्र्याची नसरुल्ला बाबर आणि मुल्ला ओमर यांची कंधारला भेट झाली. नसरुल्ला बाबर और कंधार की और मुल्ला ओमर की कंधार में मीटिंग हुई.
और पाकिस्तान की ओर से मुल्ला उमर को कहा गया कि अब आपको डुरैंड लाइन को मान लेना चाहिए और मसले जो है वो ख़त्म करने चाहिए। तो दोनों, बाबर भी पश्तून, मुल्ला उमर तो खैर पश्तून ही थे, तो पश्तूनों के कुछ कन्वेंशन है, पश्तूनावली उसको कहा जाता है, कि उसमें इस तरीके से माना जाता है कि जो भी हमारे आश्रय के लिए आता है उसको फुल्ली वो प्रोटेक्ट करते हैं। वो दुश्मन भी अगर उनके शरण आ गया तो उसको भी वो प्रोटेक्ट करते हैं। वो पश्तूनावली, पश्तून ट्रेडिशन है। वो होने के बावजूद मुल्ला उमर ने खाते वक्त पाकिस्तान के जो नसरुल्लाह बाबर जो थे उसको वहाँ से निकाल दिया था, जो बाद में पाकिस्तान के होम मिनिस्टर भी बने। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तालिबान पर जिस तरीके से पाकिस्तान ने कोशिश की इन्फ्लुएंस करने की, तालिबान पूरे कंट्रोल में कभी नहीं रहा पाकिस्तान के। दूसरी मिसाल, तालिबान की जब हुकूमत थी उस वक्त मुशर्रफ ने उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैदर करके थे, उस हैदर को तालिबान के पास भेजा था कि बामियान में जो बुद्धा के जो स्टैचू थे वो न तोड़े। तो उस वक्त तालिबान ने पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैदर जो थे, कि जिसको मुशर्रफ ने भेजा था, उसकी भी उन्होंने बात नहीं सुनी थी। इसीलिए यह है कि मैंने जो पहले कहा कि हिलेरी क्लिंटन ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही है। आपने, और मैं इस बात पर जाना नहीं चाहूँगा की तालिबानला कोणी जन्म दिला, कशा स्वरूपाने जन्म दिला, तो सगळा इतिहास जो आहे तो आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे, म्हणजे त्याच्यावर जाण्याची वेळ नाही। माझी 10 मिनटं देखील होत आलेली आहे, त्यामुळे मी फारसा वेळही घेणार नाही। पण दोन गोष्ट मला मुद्दामून सांगावी लागते की सांगितली पाहिजे कि 15 अगस्त 20 में जब काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ, तालिबान जीत लिया, और उसकी वजह यह भी थी कि 29 फरवरी 2020 को तालिबान के साथ जो अमेरिका का जो एग्रीमेंट हुआ था उसके मुताबिक अमेरिका को विड्रॉ करना था। अमेरिका ने अगस्त के आखिर तक उनके जितने भी वहाँ सैन्य थे वो सब वापस चले गए, लेकिन 15 अगस्त को जब तालिबान ने काबुल पर विजय किया, कब्जे लिया, तेव्हा जगातल्या सगळ्यांनी त्याचा निषेध केलेला, सगळ्यांनी, हर एक ने 15 अगस्त 20 को एवरीवन कंडेम, कि जिस तरीके से तालिबान की हुकूमत आई और सब जानते थे कि इसके बाद इसका क्या परिणाम होगा। लेकिन उसमें एक्सेप्शन था इमरान खान। इमरान खान वॉज प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। इमरान खान ने कहा था अफगान अवाम अब सही मायने में गुलामगिरी से, स्लेवरी से मुक्त हो गई है। इस तरीके से इमरान खान का वो बयान था। और अभी पिछले महीने तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक स्पोक्स पर्सन ने एक स्टेटमेंट दिया, जिस तरीके से अटैक चल रहे हैं और काफ़ी जगह उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा है। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के प्रवक्ता ने कहा जिस दिन अभी के पाकिस्तान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और हमारे हाथ में जब हुकूमत आएगी तब सही मायने में पाकिस्तान की आवाम गुलामगिरी, स्लेवरी से मुक्त हो जाएगी। तो जो इमरान खान ने कहा था उसको तहरीक तालिबान के प्रवक्ता ने इस तरीके से जवाब दिया था। तो इसीलिए अब पाक में जो चल रहा है स्वाभाविक है। हिलेरी क्लिंटन ने जो कहा वो सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं है, वहाँ जो हो रहा है उसकी भारत पर भी असर होगी, असर हो रही है। और इसलिए हमको इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो चल रहा है उसका हमारे पर क्या असर होगा। अब तो काफ़ी लोगों ने यह बात भी कही है
हालांकि उस पर सोचने की आवश्यकता है कि इस बार के बजट में, हमारे बजट में, इंडिया के बजट में 200 करोड़ रुपए, बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए अफगानिस्तान के डेवलपमेंटल वर्क के लिए हमने बजट में उसके प्रावधान किए है। अभी सवाल यह है कि यह डेवलपमेंट वर्क तालिबान के रेजिम में होगा, तालिबान के पास पैसे जाएंगे, तालिबान उसका क्या इस्तेमाल करेगा, यह एक सवाल है। और उसमें भी काफ़ी लोगों का यह भी कहना है कि जहां लड़कियां 6 के बाद पढ़ नहीं सकती है, ऐसे इसमें हमको मदद करनी चाहिए, या और तरीके से कुछ कोशिश यह करनी चाहिए कि जैसे कि 3-4 महीने पहले समरकंद में एक मीटिंग हुई थी जिसमें काफ़ी एंटी तालिबान फोर्सेस के लोग काफ़ी इकट्ठे हुए थे, उसमें भारत से भी काफ़ी लोग गए थे। तो वहाँ भी काफ़ी बात चली, क्योंकि तालिबान 1 के रेजिम में जो इंडिया का रोल था, तालिबान 2 के रेजिम में इंडिया का रोल नहीं है। यानी उसमें 2 चीज़ है। तालिबान 1 के रेजिम में डॉक्टर अब्दुल्ला भारत में थे, नजीबुल्लाह कि जिनको तालिबान ने UN कन्वेंशन वगैरह तो तोड़कर उनकी हत्या की थी, नजीबुल्लाह के परिवार के लोग भारत में थे, हमने शेल्टर दिया था। उसके अलावा कई हज़ार अफगान भारत में थे, जो ये सब चीज़ें आज नहीं है। तो इसके बारे में सोचना चाहिए। स्टूडेंट्स, जो काफ़ी अफगान स्टूडेंट्स यहाँ से कोरोना के पीरियड में अपने अपने मुल्क चले गए थे, वो भी वापस नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि जो वीज़ा जो थे वो वीज़ा ख़त्म कर दिए और ई वीज़ा इंट्रोड्यूस किए। तो स्टूडेंट्स भी नहीं है, क्योंकि उस वक्त महाराष्ट्र में करीबन 2000 अफगान स्टूडेंट्स पढ़ते थे, और उसमें सबसे ज़्यादा 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट पूना में पढ़ते थे। मुंबई में कम थे, लेकिन पूना में सबसे ज़्यादा थे। 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट अफगान यहाँ पढ़ते थे। तो यह भी एक सोचने की आवश्यकता है कि ऐसे जो भी अफगान में जो लोग हैं, अफगानिस्तान में जो लोग हैं, जो काफ़ी तालिबान के रिजीम के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं, फर्स्ट रेजिम में थ्रू ताजिकिस्तान हम लोगों ने, इंडिया ने काफ़ी मदद की थी, इन ऑल वे, हर तरीके से मदद की थी। वो इस बार मिसिंग है। तो हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो हो रहा है कि वो कल हमारे यहाँ भी आ सकता है। और दूसरा, ये अगर नहीं भी आता है मान लो, तो भी अफगानिस्तान की आवाम जो है, कि अफगानिस्तान की आवाम के साथ हमारे एक बहुत पुराने रिलेशन रहे, काबुली वाला हम सब जानते हैं, उस किस्म के हमारे रिलेशन रहे अफगानिस्तान के साथ। तो वो रिलेशन को हम किस तरीके से रिवाइव कर सकते हैं, किस तरीके से वहाँ के लोगों के साथ, जिस तरीके से वो सिनारियो नहीं है, शाह मसूद अभी नहीं है, लेकिन शाह मसूद का लड़का है। शाह मसूद का लड़का उस समरकंद की मीटिंग में था, जिन्होंने नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट एक बनाई है। उस नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का शाह मसूद का लड़का लीड कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि हमको हर ऑप्शन सोचने चाहिए, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी सोचना चाहिए कि किस तरीके से अफगानिस्तान में एक डेमोक्रेटिक माहौल कैसा हो सकता है। क्योंकि हम लोग रोज़ देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में रोज़ किसी न किसी शहर में लड़कियां सड़क पर निकलकर उनके ऊपर जो भी पाबंदी लगाई है उसके खिलाफ लड़ रही है। तो उनको हम कैसे मदद कर सकते हैं, इसके बारे में भी मुझे सोचना चाहिए, ऐसा लगता है। मैं 10 मिनट से मैंने ज़्यादा समय ले लिया, ऐसा मुझे लगता है। आणि दुसरी पण एक गोष्ट आहे की आता काही दिवसापूर्वी
मॉस्को येथे एक बैठक झाली. मॉस्को येथे एक बैठक झाली म्हणजे 4-5 दिवसापूर्वीच, आणि अफगाणिस्तानच्या संदर्भातच झाली. त्या बैठकीत आपले राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल त्या बैठकीत गेलेले. अजित डोवल होते, इराणचे लोक होते, सगळे NSA होते, इराणचे होते, चायनाचे होते, आणि तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, कझाकिस्तान, उझबेकिस्तान या सगळ्या भागातले लोक होते. पाकिस्तानने त्या बैठकीचा बहिष्कार केलेला. पाकिस्तान डिडंट अटेंड द मॉस्को मीटिंग. कारण पाकिस्तानचं असं म्हणणं होतं की त्यापेक्षा इतर काही महत्त्वाचे फोरम आहे की ज्यात आम्ही सहभागी होऊन अफगाणिस्तानला कशा स्वरूपानं मदत करता येईल, आम्ही त्याचा विचार करतो आहे. आणि त्याला कारण एक अशा स्वरूपानं होतं की त्या मॉस्कोची जी काही बैठक होती, त्या मॉस्कोच्या बैठकीत मॉस्को आणि भारताचा पुढाकार होता. हे त्याचं एक महत्त्वाचं कारण होतं. पण ऑब्व्हियसली ते सांगण्यात आलं नाही जेव्हा सहभागी व्हायचं नाही हा निर्णय घेतला तेव्हा. तर अशा स्वरूपानं अफगाणिस्तानला धरून बऱ्याच बैठका सुरू आहेत जगभर, आणि बऱ्याच याच्यात भारताचा पुढाकार आहे. आणि म्हणून की एकतर कशा स्वरूपानं मला असं वाटतं की लोकांनी देखील, आपण अशा स्वरूपानं साधारण पाहतो की अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये जे काही चाललं आहे, म्हणजे आता तरी देखील आपण पाकिस्तानचा थोडाफार विचार करतो, पण अफगाणिस्तानमध्ये जे काही चाललं आहे आणि त्याचं कशा स्वरूपानं सगळीकडे परिणाम होत आहे त्याचा आपण फारसा विचार करत नाही. मला असं वाटतं की त्याचा विचार केला पाहिजे, आणि अफगाणिस्तान आपल्या जे काही परराष्ट्र धोरण आहे त्या धोरणात त्याला आपण प्राथमिकता दिली पाहिजे, त्याला महत्त्व दिलं पाहिजे. आणि म्हणून अफगाणिस्तानच्या दृष्टीनं आपण पुढे गेलं पाहिजे. आणि अफगाणिस्तानचा प्रश्न सोडला तर मला असं वाटतं की पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क वगैरे जे आहे ते बऱ्याच प्रमाणात त्याचा अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानात प्रभाव कमी होईल. त्याला एक आशेचं किरण आपण जे काय म्हणतो, रे ऑफ होप हम जिसको कहते हैं, की पाकिस्तानमध्ये नेमका त्याच भागात, तो भाग आपण ओळखतो म्हणजे खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी यांचा भाग म्हणून ओळखतो. नंतर हे सगळं आपण चित्र पाहिलं. परंतु अलीकडे गेल्या काही वर्षात त्या भागात तिकडचे काही तरुण मुलांनी पुढे येऊन एक नवीन आंदोलन सुरू केलं आहे की ज्याला म्हणतात PTM, पश्तून तहफूज मुवमेंट. म्हणजे पख्तून जे लोक आहेत, पठाण आपण ज्याला म्हणतो, त्या पठाण लोकांवर जो काही अन्याय होतो आहे त्या अन्यायाच्या विरोधात ते बोलत आहेत. आणि पहिल्यांदा असं झालं की त्यांच्या 2 खासदार, अली वजीर म्हणून एक खासदार, आणि अशाजवळ 2 खासदार पहिल्यांदा निवडून आले, अपक्ष म्हणून निवडून आले. आणि संपूर्णपणे हे जे काही आंदोलन आहे PDMचं, ते संपूर्ण अहिंसक कशा स्वरूपानं, इट्स अ टोटली नॉन व्हायलंट मुवमेंट, PDM's मुवमेंट. आणि इट्स अ स्पिरिटेड बाय यूथ सुरुवातीला. आणि त्यांचं एक म्हणणं आहे की अचानक जे काही तरुण मुलं गायब होतात आणि काही दिवसानं, काही महिन्यानंतर जी डेड बॉडी मिळते, त्याच्या विरोधात हे आंदोलन सुरू झालेलं. आणि आज एवढं ते ताकद त्याला मिळाली आहे की पाकिस्तानची सरकार असो किंवा ISI असो, त्या दोघांना या PTMचं जे आंदोलन आहे, पख्तून तहफूज मुवमेंट, याची त्यांना धास्ती लागली आहे. कारण कुठल्याही स्वरूपानं त्यांना इतरांसारखं ब्राईब करता येत नाही, शस्त्र घेऊन ते आंदोलन करत नाही, रस्त्यावर असेच उतरतात. तर त्यातलं एक ही आशाची मला वाटतं एक किरण आपल्याला कुठेतरी पाकिस्तानच्या त्या भागात दिसते. आणि म्हणून या सगळ्या ज्या काही गोष्टी पॉझिटिव्ह ज्या काही घडत असतात ते देखील आपण पाहिल्या पाहिजे. आणि कशा स्वरूपानं आपण त्या लोकांशी आपले संबंध निर्माण करणार, कारण त्यांना स्वाभाविक आहे, त्या सगळ्या मुलांना रॉ एजंट म्हटलं जातं. ते स्वाभाविक आहे, म्हणजे त्यात काही अशा स्वरूपानं बदनाम करणं, पण तरी देखील ते बदनाम होत नाही.
आणि ते आंदोलन जे आहे ते आंदोलन पुढे सरकत चाललेलं आहे. मला असं वाटतं की अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आणि आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे पाकिस्तान एका अत्यंत वाईट परिस्थितीतून आहे. आर्थिक संकट. आता कालच IMFने, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने त्यांना $1.9 बिलियन एवढं त्यांना पॅकेज मान्य केलं आहे. परंतु त्यात अटी अशा स्वरूपाच्या आहेत कि जिस कंडीशन के बारे में शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे बहुत ख़राब लग रहा है लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं है, ये सब कंडीशन एक्सेप्ट किए बिना. आणि दुसरं की या वर्षी सुरुवातीला UAE आणि सौदी अरेबिया या दोघांकडनं पाकिस्तानला $4 बिलियन $4 अब्ज एवढी मदत मिळाली. तेव्हा शहबाज शरीफने असं म्हटलेलं, आता मला इतरांकडे पैसे मागायला जाणं, इतर राष्ट्राकडे पैसे मागणं हे मला खूप अडचणीचं वाटतं आहे. म्हणजे ही अशा स्वरूपाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. आणि त्याला कारण आहे एकूण जे काही धोरण आहे. म्हणजे शेवटी कुठल्याही राष्ट्राचं किसी भी मुल्क का फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो फॉरेन पॉलिसी तुम्हारी जो डोमेस्टिक पॉलिसी जो है उस डोमेस्टिक पॉलिसी का कहीं ना कहीं एक एक्सटेंशन होता है. तो इसीलिए कि आवश्यकता है कि वो पॉलिसी जो है जिसकी वजह से एक कगार पर पहुंच गए हैं उसको बदलने की आवश्यकता है. आणि मला असं वाटतं की त्या दृष्टीनं प्रयत्न तिकडे चालले आहेत असं माझं मत आहे. माझं तिकडच्या लोकांची जे काही संपर्क आहे त्यातनं मला असं वाटतं की लोक कंटाळले आहेत. जगणं अशक्य झालं आहे. जवळपास $300 $1 म्हणजे $300 झालेला आहे. याची आपण कल्पना करा की काय स्थिती असेल. म्हणजे भारताचे एक रुपया म्हणजे त्यांचं जवळपास $3 अशा स्वरूपानं स्थिती निर्माण झालेली आहे. मला माहिती आहे कुछ साल पहले तक 100 इंडियन रुपीज़ पाकिस्तान के 137 रुपीज़ होते थे. आज इंडियन 100 रुपीज़ पाकिस्तान के करीबन $300 के करीबन आ गए. हा सिनारिओ निर्माण झाला आणि त्यामुळे त्याचा सगळेच परिणाम झालेला आहे. मला असं वाटतं मी या ठिकाणी थांबतो. मी खूपच जास्त वेळ घेतलेला आहे. थँक्यू. आणि आपण सगळेजण शुक्लाची जात ऐकायला आहे. नाही, थँक्यू.